हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है सभी का। हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक किया था, पहला हम लोग टॉपिक कर चुके हैं अपने इस बुक का। वो था हमारा अतीत के अध्ययन हेतु विभाजन। ठीक है, हमने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पास के अकॉर्डिंग कैसे किया था वो हमने देखा था। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ा था गाइज प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद गाइज हमारा जो थर्ड जो शुरू होने जा रहा टॉपिक वो है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ये भी पूछा गया काफ़ी बार। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट रख रखे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कम पॉइंट्स ही हैं जो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, एक्चुअली लिखना उतना ही है जिसको जिस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। अगर किसी को बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ सकता है। किसी को छोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसको थोड़ा सा कम लिखना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन लिखना सभी को है और अपने नोट्स सभी को बनाने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो अपने नोट्स बना पाएगा वो ही उसको लर्न आउट करके इसको याद कर रख पाएगा, क्योंकि अपनी लिखी हुई कितने भी मोटे नोट्स हों वो आप आसानी से उसको याद कर सकते हो, लेकिन दूसरे की लिखी हुई कोई 10 पन्ने कोई भी बुक है तो वो जल्दी याद नहीं होती है। इसलिए अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को ही दिन रात पढ़िए। ठीक है, सैटरडे संडे मैंने कहा एज़ यूजुअल जो हमेशा कहते आता हूँ कि सैटरडे संडे हमेशा रिवीजन के लिए जो है वो रखिए आप लोग। ठीक है, और बाकी शेड्यूल आई होप आप लोग टाइम पे फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है गाइस हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दिख रहा है आपको बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारे उसका डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी संस्कृतिज़ का डेवलपमेंट हुआ आफ्टर अ टाइम पीरियड। जो हमने टाइम का विभाजन पढ़ा था उसमें जो सबसे महान संस्कृति जो हम मानी जाती है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन ही मानी जाती है। ठीक है, और ये एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का मतलब ये होता है गाइस कि जो नगरों में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना ये एक्चुअली ये सिविलाइज्ड है। सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं? जो लोग सिविलाइज होते हैं उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। जो लोग सभ्य होते हैं, जो लोग नगरों में रहते हैं, जो लोग सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और भी देखो क्या क्या है, इनके पास लेखन कला का ज्ञान है और इसके अलावा इनके पास तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ी थी, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ताम्रपाषाण काल और ये सब। ठीक है, अब उससे भी मजबूत जो है ना कांसे के औजार ये लोग प्रयोग करने लग रहे हैं, जो कि अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है गाइस, पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग कि इसको हिस्टोरियंस जो हैं इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। आगे आपको बताऊँगा, इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता तो कहा जाता है, इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु घाटी, सिंधु रिवर जो है उसके पास ये डेवलप हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इस सभ्यता की जो खोजा गया स्थल है हड़प्पा, हड़प्पा बेसिकली जगह का नाम है जो रावी नदी के तट पे है, वो आगे भी इसमें पढ़ने वाले हो। तो आज पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोगों का पहला पॉइंट है कह रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है। अच्छा, तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का प्रयोग जो है, लेखन कला का ज्ञान है, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके पास थी। इसके अलावा और क्या क्या था ये देखते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं आपका, नामांकरण की बात करें। नामकरण की बात करें, नाम जो है वो कैसे पड़ा, तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये चारों नाम इसी के ही हैं। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की प्रथम खोज, इस सभ्यता का जो पहला खोजा गया जो स्थल था जिसको जो हड़प्पा था, ठीक है, वो रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज और उत्खनन कार्य किया गया, तो इसके जो बाकी के स्थल जो खोजे गए, जिसके बारे में हम लोग एक बार टेबल में भी पढ़ेंगे, अभी टेबल बना करके। एक तो मोहनजोदड़ो,
दूसरा चहुंदड़ो, तीसरा आमरी, कोट दीजी, अली मुराद आदि सभी सिंधु सभ्यता नदी के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने, पुराविद मतलब जो ये खुदाई वगैरह काम करते हैं, जो ये रिसर्च करते हैं, प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम रखा, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं वो सिंधु रिवर के तट पर पाए जाते हैं। अच्छा, कालांतर में इस सभ्यता का प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती नदी घाटी, यमुना घाटी और गोदावरी घाटी। मतलब इसी सभ्यता के और भी प्रतीक जो है ना, और भी सिंबल्स और भी प्रमाण जो हैं वो अन्य नदी, मतलब सरस्वती नदी घाटी पे भी पाया गया, यमुना के किनारे भी पाया गया और गोदावरी के किनारे भी पाया गया। ठीक है, एक्चुअली ये नाम जो है ना, ये बेसिकली एक भौगोलिक क्षेत्र को भी दर्शाता है। ठीक है, और चूंकि इसमें सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम जो है बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। नाम रखने का पीछे जो इसका ये रीज़न है। ठीक है, आगे बात करते हैं सीमा निर्धारण और क्षेत्र विस्तार। भाई हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में भी है इसका कुछ सिंबल, कुछ पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में भी है। तीनों देशों में जो है ये फैला हुआ है। इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे है पॉसिबल। ठीक है, इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत में प्राप्त हैं। ज़्यादातर में तो जो स्थल हैं जो वो भारत में ही हैं। इस सभ्यता का विस्तार जो है वो पश्चिम में सुदका गेडोर, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, से लेकर के पूरब के आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले तक है, जो लगभग 1600 किलोमीटर है। तो 1600 किलोमीटर तक ये सब फैला हुआ है। ठीक, अच्छा उत्तर में कहाँ पे, अभी डायग्राम से भी मैं आपको ये समझाऊंगा। उत्तर में कहाँ पे, ये उत्तर में ये मांडा में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उत्तर मांडा, मतलब नॉर्थ में ये मांडा तक जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है और दक्षिण में ये दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, जिसकी सीमा जो है लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र को दिखाती है। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में तथा अफगानिस्तान में हुआ है। सर्वाधिक पुरस्थल सरस्वती नदी घाटी में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है स्थल जो है इसके पाए गए हैं वो सरस्वती रिवर के पास पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरस्थल तो गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, मतलब गुजरात में भी इसके ज़्यादा स्थल पाए गए और इस सभ्यता के पास लगभग 1300 किलोमीटर लंबा एक समुद्र तट भी था। मतलब ये लोग समुद्रों का प्रयोग भी करते थे, समुद्री सीमाओं का प्रयोग करते थे, व्यापार को लेन देन के लिए समुद्रों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके प्रमाण अन्य देशों में भी मिले हैं कि यहाँ पे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी, यानी कि मौजूद थी। ठीक है, अब इन्होंने ये डायग्राम दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो। क्या चार्ट का हेडिंग क्या है? चार्ट की हेडिंग ये है गई कि सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल, भौगोलिक स्थिति और वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। अब क्या है पहला, तो पहला जो हमने स्थल खोजा था उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, और ये खोजा गया था, ये कहाँ पे, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, ये रावी नदी के किनारे है स्थित है और इसको खोजा गया था 1921 में। दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें पाई गई थी, लेकिन इसमें इतना कुछ खास नहीं है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बताऊँ, आपको एक लाइन में ही लिखना है। अगर आप इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते तो क्या आप ऐसे लिख लीजिए इसको कि हड़प्पा जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया, जो कि पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। हालांकि मिली हुई वस्तुओं में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आएंगी ना आगे, वो मैं आपको भी लिखवाऊंगा कि काफ़ी कुछ है। यहाँ पे देखो आप, श्रमिक आवास हैं, वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं, 16 भट्टियाँ पाई गई हैं, खंडों में अन्नगार हैं जहाँ पर अनाज रखा जाता है, सोने का बना हार पाया हुआ है, प्रसाधन बॉक्स, मतलब कि ये मेकअप बॉक्स पाया गया एक। ठीक है, इसी प्रसाधन का मतलब मेकअप हो गया एक तरह से। पाउडर पाया गया है, काजल पाया गया है, काजल की डिब्बियाँ पाई गई हैं, गधे के होने के प्रमाण मिले हुए हैं, तांबे से बना पैमाना है और हृदयकार मनका। हृदय का मनका का मतलब एक तरह से कह लो किसी प्रकार का लॉकेट टाइप का कह लो एक तरह से। ठीक है,
तो हृदय शेप का यानी हार्ट शेप का जो है लॉकेट पाया गया है। ठीक है, तो ये जो आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दयाराम साहनी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी खोज के वर्ष की तिथि पूछी जाती है कि किस वर्ष खोजा गया था ये, और ये कहाँ पे मौजूद है। आगे के बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गाइस मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मृतकों का टीला क्यों है ये अभी आपको बताऊंगा। ये कहाँ पे मौजूद है। ये पंजाब के सिंध में लड़काना में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में खोजा गया था और इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम है राखल दास बैनर्जी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसमें ये वाला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया। ये वाला पॉइंट जो है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ एक बार, तो ये वाला जो हिस्सा आपको देख रहे हो ना, ये येलो से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेसिकली, ये वाला हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया गया है। इसमें विशाल स्नानागार पाए गए हैं, विशाल अन्नगार पाए गए हैं, पुरोहित आवास पाया गया है, मृतकों की गली पाई गई है, गोमेद के मनके का बना हवाहार पाया गया है, चांदी की अंगूठी पाई गई है। ठीक है, कांसे की बनी हुई नर्तक की मूर्ति पाई गई। ये ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कांसे की बनी हुई मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ठीक है, और सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सर वाले देवता पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मुद्रा पाई गई है यहाँ पे। ठीक है, जो कि जिसमें एक मुद्रा पाई गई है जिसमें 3 सर वाले देवता हैं। ठीक है, का चित्र पाया गया है। ठीक है, आदिशिव के बारे में आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट जो है गाइज हमारा वो है, नेक्स्ट है चौंदड़ो। नेक्स्ट स्थल जो है चौंदड़ो है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1934 में खोजने को लेकर के तो आज तक नाम नहीं पूछा गया कि किसने खोजा था, बट NG मजुमदार ने इसको खोजा था 1934 में। दिस इज एस्टैब्लिश एट सिंधु रिवर, एट द बैंक ऑफ सिंधु रिवर, है ना। कोई भी सभ्यता जो है वो किसी न किसी रिवर के गाइज किनारे ही स्थित होती है, क्योंकि वहीं से उनको जो है ना, आदमी कहीं से भी फूड का अरेंजमेंट कर सकता है, लेकिन पानी के लिए तो उसको नदी के किनारे इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, है ना। हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ने वाले हैं ये कि शहरों और उनके नदियों के नाम, कि भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे मौजूद है। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ हमेशा कि भाई दिल्ली जो है वो नाले के किनारे स्थित है, जिसे यमुना कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। अब आगे देखो आप लोग, आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है यहाँ पे गुड़िया के बना मन का वह एक कारखाना है, लिपस्टिक पाई गई है, वक्राकार ईंटें पाई जाती हैं, एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान पाए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रोपड़, आधुनिक नाम इसका रूपनगर है, ये पंजाब में है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका भारत में भी है, कुछ हिस्सा पंजाब में भी है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे 1950 में BB लाल ने खोजा था इसको। देखो स्टार्टिंग की जो 3 बताया ना कि इस चौंदड़ो, वो इंपॉर्टेंट है। आपको एक और बताता हूँ यहाँ से, चौंदड़ो से एक और क्वेश्चन SSC में पूछा हुआ है, CGL में। ठीक है, कि भाई वैसे तो इनके जितने भी इलाके पाए गए हैं गाइस, जैसे कि हड़प्पा पाया गया है या मोहनजोदड़ो पाया गया है, इनके सभी इलाके ना 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक दुर्ग वाला हिस्सा जहाँ पे किले बने होते थे, और एक नॉर्मल हिस्सा जहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए होता था। मतलब कि यूजुअली इतिहासकार जो है वो इसी चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि हर एक हिस्सा जो है ना इनका 2-2 हिस्सों में बटा हुआ है, हर एक इलाका जो है 2-2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो दुर्ग वाला इलाका और दूसरा जो है वो बिना दुर्ग का इलाका, जो आम लोगों के लिए। एक तरफ तो महल है और दूसरी तरफ महल नहीं है, सामान्य मकान है। लेकिन चौंदड़ो एक ऐसा प्लेस पाया गया था, चौंदड़ो एक ऐसा इलाका था जिसमें दुर्ग नहीं था। मतलब कि पूरा का पूरा इलाका जो था वो कॉमन था, कोई मतलब इलाइट क्लास या नॉर्मल क्लास के लिए कोई अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है, तो चौंदड़ो जो है वो इलाका है। इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हो बुक घटना चक्र, अगर आप पढ़ते हो। लेकिन मैंने कहा आपको ज़्यादा बुक अभी नहीं लेनी है, आपको 2 ही बुक्स खरीदनी है। एक तो हिस्ट्री के नोट्स जो चल रहे हैं या जीके के नोट्स जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो, और सेकेंडरी आपको करना है गाइज ये क्या नाम है, मैंने आपको स्पीडी बोला था गाइज, रेलवे की स्पीडी जो है ना उससे बेस्ट अभी फिलहाल करंट की सिचुएशन के लिए, तो करंट सिनेरियो में सबसे बेस्ट यही है दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। बनी वली, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप। उसका फाइंडिंग ईयर राखी गढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। ये भारत के हरियाणा में है और जिंद इलाके में है। ठीक है, भारत के हरियाणा के जिंद इलाके में है। ठीक है, भारत के हरियाणा के जिंद इलाके में 1969 में खोजा गया था। सूरज भान और भगवान दास ने इसको खोजा था। ये याद रखना आप लोग कि अगर आप हरियाणा SSC देते हो या हरियाणा PCS देते हो, ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है,
और ये भारत का सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल है, सबसे बड़ा एरिया कवर करता है ये, ठीक है। तो ये इसका पाई गई चीज़ जो है वो ये है। नेक्स्ट है गाइज हमारा कालीबंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। क्या पाया गया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, हालांकि खोजा गया जो था वो यहाँ है, और ये है गंगानगर राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये अवेलेबल है। हल के जुते हुए खेत के निशान पाए गए हैं। पहली चीज़, एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य पाए गए हैं। जैसे मिश्रित खेती मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि मिश्रित खेती क्या होती है, एक तो होती है जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो आप लोग, उसको कहते हैं। और दूसरा मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉप्स को आप उगा रहे हो, उसको कहते हैं। तो इन्होंने 2 फसल उगा रखे हैं। तीसरा आपका अलंकृत ईंटें को प्रमाण, मतलब कि कह लो एक तरह से ऐसी ईंटें मिली हैं जिन पे जो अलंकृत हैं, जो सजाई हुई हैं, या जिनका शेप एंड साइज जो है वो इक्वल है, इस प्रकार से। मिट्टी का बना हुआ पैमाना मिला हुआ है, एक मेजरमेंट स्केल मिला हुआ, और अग्नि की वेदिकाएँ मिली हुई हैं, ठीक है, जो कुंड वगैरह होते हैं ये सब, ठीक है। इसको खोजने वाले लोग हैं गाइस अमलानंद घोष, बीवी लाल घोष और बी के थापर। मैंने कहा ना जो चीज़ें जिसके लिए जो बता रहा हूँ। अब कालीबंगा से क्वेश्चन जो है वो इसका पूछा गया है कि क्या पाया गया है, ठीक है। और भी कुछ पाया गया वो भी हम देख लेते हैं एक बार। अगला जो शहर है गाइस हमारा वो लोथल है, ठीक है। लोथल से क्या पाया गया देखिए आप लोग। लोथल से पाया गया भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है ये, भोगवा नदी के किनारे है। 1954 में खोजा गया और उसको खोजा गया था SR राव ने। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है इसका, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्नागार तो हर जगह पाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी के दांत से निर्मित पैमाने भी पाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं धौलावीरा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। धौलावीरा से क्या क्वेश्चन आया वो दिखाता हूँ। पहले बात है गुजरात के कच्छ के रण में है ये, ठीक है। नदियों के किनारे जहाँ पे है वो मानसर और मनहार नदी के किनारे है। JP जैसे ने उसको खोजा था, 2 बार खोजा गया, एक 1967 और उसका उत्खनन हुआ 1990 में, ठीक है। जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, सोने की अंगूठी मिली है, सूचना पट का प्रमाण मिला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ चुका है पहले। और स्टेडियम होने का प्रमाण मिला, मतलब ये लोग स्टेडियम का यूज़ भी करते थे, ठीक है। तो ये सारे जो 9 के 9 प्लेसेस हैं गए हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो पाए गए, ये सारे के सारे 9 प्लेसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे क्या पाया गया ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, है ना। तो एक्चुअली कालीबंगा से चूड़ियाँ ही पाई गई हैं, जो इसमें लिखा नहीं है। 1-2 चीज़ें आपको लूसेंट या SPD वगैरह की बुक्स में भी आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो GK की ये प्रॉब्लम है, एक छोटा सा इसका डिमेरिट ये है कि सारी चीज़ों को एक ही जगह पे नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको कहीं और से भी गैदर करना ही होगा ये। और GK के लिए आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, ठीक है। ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगर नियोजन, मतलब इनकी नगरीय व्यवस्था कहती थी, क्या ये सिस्टमेटिक वे में मकानों को बनाते थे या नहीं बनाते थे, इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जाओगे तो दिल्ली में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सिस्टमेटिक वे में मकान नहीं बने हुए हैं, या और भी जगह पे। लेकिन आप लोगों को बता दूँ इतनी पुरानी 2,500-3 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है ये, ठीक है। लेकिन आपको बता दूँ कि ये विश्व की ना सबसे प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। मतलब ये लोग पूरा का पूरा जो ना मैपिंग के थ्रू और एक्यूरेट एकदम सिस्टमेटिक वे में जो है वो घर बनाते थे, ठीक है। क्या क्या खासियत है भाई, सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। नगर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुज खंडों में विभाजित करती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मान के चलो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक में ऐसे डिवाइड कर दिए, तो 90 डिग्री पे काट रही है और ये अलग अलग हिस्सों में जो है उसको बांट दिया, ठीक है। इस प्रकार से डिवीज़न चल रहा था सारा का सारा, समझे। तो सिस्टमेटिक वे में सब कुछ है यहाँ पे, उन्होंने जो नगरीय व्यवस्था की हुई है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई जो 10 मीटर है, ठीक है। इसे जो पुराविद हैं, जो खोजने वाले जो लोग हैं, इसको उन्होंने प्रथम सड़क की संज्ञा दी है या राजपथ की संज्ञा दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे सामान्यतः जो मकान है गाइस, उनके दरवाजे जो है वो सड़कों पर ना खोल करके गलियों में खोलते थे, ठीक है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। मतलब इन 2 जगह पे जो है ईंटों का प्रयोग जो है ना, पक्की ईंटें हुई का प्रयोग जो हम जैसे हम यूज़ करते हैं, रेड ब्रिक्स जो हम यूज़ करते हैं ना, पक्की हुई, वैसा यूज़ हुआ है। बाकी जगह पे कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है ना मिला हुआ और उसके यूजेस मिले हुए हैं, ठीक है। और कालीबंगा में गाइस
अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है, मतलब वहाँ पे सजी हुई ईंटों का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। अच्छा, ईंटों का साइज़ भी है गाइस, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का साइज़ है ये 4:3:1 का रेशियो। ठीक है, आज तक कभी पहले आता था, क्या पता आगे भी आ जाए। ठीक है, एक बार आप लोग याद रखना। तो ये इसका रेशियो इन्होंने 10/5, 10/5/2.5। ठीक है, हालांकि इतना इसको ध्यान में रखना, रेशियो ध्यान रखना हो तो। ठीक है, इनकी सभी ईंटें जो थी ना वो एक ही शेप एंड साइज़ की होती थी। इनकी विशेषता क्या थी भाई, इनके जो नगर थे उनकी विशेषता क्या थी? तो भाई हड़प्पा की बात करते हैं। भाई हड़प्पा में मैंने कहा ना 2 खंड में विभाजित था। पश्चिम में तो दुर्ग का क्षेत्रफल था जहाँ पे किला बना हुआ था। दुर्ग का मतलब क्या हो गया? दुर्ग का मतलब हो गया जहाँ पे किला बना हुआ है। ठीक है, और पूर्व का निचला नगर था जहाँ पे नॉर्मल मकान थे, मतलब सामान्य लोगों के लिए रहने के लिए जो है वो सामान्य मकान थे वहाँ पे। ऐसा पुराविदों ने जो है वो ढूंढ के निकाला हुआ है। ठीक है, आगे की बात करता हूँ, और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, भाई ये सारे के सारे जो है ना, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है। मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती थी, कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। इसी के पास 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई जिसमें कोयले और कंडे की राख मिलती है। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने के लिए कारखाना माना है। ठीक है, यहीं से पक्की ईंटें के निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिसके माध्यम से एक गड्ढा है, जिसके मध्य में गड्ढा है। गड्ढे में गेहूँ और जौ के राख के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो एक नगर 2 खंडों में विभाजित है। ये भी यहाँ पे भी क्या है, एक क्षेत्र तो दुर्ग वाला है और पूर्व में निचला स्तर है। उस वाले में भी आप देखोगे, उस वाले में भी जो पूर्व में निचला स्तर है और पश्चिम में क्या आपका दुर्ग वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से दुर्ग वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे किला बना हुआ है वहाँ पे सर्वाधिक इमारतें पाई गई हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले में भी। अच्छा, विशाल स्नानागार जो हैं पाए गए हैं जो पक्की ईंटों से निर्मित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो निर्मित स्नानागार है ये काफ़ी सुंदर आकृति के हैं। इनकी आकृति जो है, इनकी बनावट जो है वो काफ़ी सुंदर है। ठीक है, और इनके मध्य एक तालाब भी है और तालाब के तल में गाइस, तालाब के तल में तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी वहाँ पे जो स्नानागार बने हुए थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, इनका पानी की निकासी का जो सिस्टम था, नाली का जो सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी बहुत सही था। ठीक है, इसके बारे में भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है। अन्नगार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अन्नगार में कुल 27 प्रकोष्ठक बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नगार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नगार जो यहाँ पे पाया गया है ना, विशाल अन्नगार, इसकी देखो ये इतना मीटर तो लंबा है ये, और इतना मीटर जो है चौड़ा है। ये अन्नगार का तो ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अनाज को क्या कर सकते हो, रख सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे पुरोहित आवास की बात करते हैं। पुरोहित आवास में क्या था, विशाल स्नानागार के पास एक विशाल इमारत का निर्माण। पुरोहित का मतलब गाइस जो बेसिकली पंडित हैं या और जो सीनियर हैं उनको रहने के लिए पुरोहित तो इसी को कहा जाता है। तो उसको उनको रहने के लिए एक विशाल इमारत का निर्माण करके रखा गया उनको। ठीक है, चौंदड़ों की बात करते हैं, सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब कि यहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या नहीं प्राप्त हुआ है, जहाँ से दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये एसएससी में आ भी चुका है। चौंदड़ों से कोई भी दुर्ग जो है, कोई भी किला जो है नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि सारा का सारा इलाका जो था वो शायद सामान्य लोगों के लिए ही रहा होगा। ठीक है, वक्राकार ईंटें पाई गई। यूजुअली ईंटें हम कैसे यूज़ करते हैं, शेप, लेकिन यहाँ पे वक्राकार यानी कि टेढ़ी ईंटें जो है ना यूज़ की गई हैं। ठीक है, गुड़िया मन के बनाने का है ना, मन का मतलब कि एक तरह से लॉकेट कह लो आप लोग। ठीक है, तो मोती के लॉकेट बनाने का कारखाना जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ चौंदड़ों से। आगे लोथल की बात करते हैं गाइस। ठीक है, लोथल गाइस इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, लोथल नगर के पश्चिम के दुर्ग क्षेत्र में एक और पूर्व में निचला नगर था। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था और पूर्व में निचला नगर था, जैसा बाकियों में था। यहाँ एक दुर्ग क्षेत्र का निचला नगर एक ही रक्षा प्राची से गिरा हुआ था। मतलब इसमें गेट जो था शायद आई थिंक वो एक ही था, शायद जो एंट्रेंस गेट था, ये जो भी कहना चाह रहे हैं।
कि दुर्ग का क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र का एक ही रक्षा प्राचीर था, मतलब एक ही एंट्रेंस था दोनों के लिए। यूजुअली क्या होता था, मान के चलो ये दुर्ग क्षेत्र है, तो ये दुर्ग वाला इलाका, ये नॉर्मल इलाका, तो दोनों की एंट्री कहीं से भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों के लिए एंट्री जो थी इसमें, वो दोनों जगह की एक ही जगह से एंट्री थी। लोथल से गुड़िया का मनका मनाने का कारखाना मिला है। यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण भी मिला हुआ है, ठीक है ना, रंगाई मतलब जब पेंटिंग वाला, ठीक है। तो लोथल से भी एक मनका यानी कि ये मोती बनाने का कह लो या लॉकेट बनाने का ना एक तरह का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल में ये है कि लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते हैं। बाकियों के किस में खुलते थे, बाकी के तो गलियों में खुल रहे थे, मुख्य सड़कों पे नहीं खुल रहे थे, ठीक है ना, और इसके मुख्य सड़कों पे खुल रहे हैं। लोथल के निचले नगर के पूर्व में एक डॉकयार्ड यानी कि गोतीवाड़ा है, यानी कि डॉकयार्ड लाइक जैसे कि जहाँ पे चीज़ों को होल्ड करने के लिए, ठीक है ना, या लोडिंग या डिलोडिंग के काम जो प्लेस आता है ना उसको डॉकयार्ड कहते हैं, जैसे कि कोई बंदरगाह टाइप का, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट है धौलावीरा, जो प्लेस हमने पढ़ा था। तो ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। पहली बात, धौलावीरा अन्य नगरों की योजना से भिन्न योजना में बसाया गया है, यानी कि बाकियों का जो स्ट्रक्चर है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर का बनाया गया है, ठीक है। यहाँ 16 जलाशय के प्रमाण है, मतलब कि जलाशय तो जहाँ पे रिजर्व है, एक तरह से पानी के कुंड कह लो एक तरह से। यहाँ से स्टेडियम का और सूचना पट होता है, एक तरह से नोटिस बोर्ड कह लो आप लोग, इसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा कालीबंगा। यह नगर 2 खंडों में विभक्त है, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला क्षेत्र, सेम एज इट इज़ ही है, ठीक है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र, निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ एक फर्श में अलंकृत ईंट का साक्ष्य भी मिलता हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों जो है ना अलग अलग, दोनों के लिए एंट्रेंस का जो कह लो आप एक तरह से जो गेट है एक तरह से वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते गई। यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं, जो अग्नि के कुंड होते हैं गाइस, वो जिसमें हवन करते हैं एक तरह से कह लो, ठीक है। हवन कुंड जो है पाए गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट है गाइस हमारा बनावली। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मिट्टी के खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। हल नहीं प्राप्त हुआ, मिट्टी का खिलौने का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, इससे भी क्वेश्चन 1-2 पूछे गए हैं पहले और आगे भी पूछे जाएंगे। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, यानी सिंधु सभ्यता जो था उसका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, यानी कि फीमेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे ये लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बात के कई प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसको कई वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका विद्वान वर्ग, जो समाज है उसको कई वर्गों में बांटा गया है। पहला विद्वान वर्ग, जिसमें पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिषी आदि को रखा गया है, मतलब कि रिस्पेक्ट, एज ए रिस्पेक्ट। दूसरा गाइज हमारा योद्धा वर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गाइज हमारा व्यापारी और शिल्प वर्ग, और चौथा हमारा श्रमिक वर्ग। तो 4 क्लासेस में हमने इसको जो है ना 4 क्लासेस में जो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। इस समाज में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो उन्होंने व्यापारियों को दे रखी है। व्यापारियों को उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है इस सोसाइटी में। मतलब कि एक तो मात्र सत्तात्मक समाज है और व्यापारियों को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अच्छा, भोजन की बात करते हैं। ये लोग क्या खाते थे, तो ये लोग शाकाहारी भी थे और ये लोग मांसाहारी भी थे, दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्र का फेन यानी कि नमक के लिए बेसिकली, ठीक है, और नींबू का प्रयोग भी करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। वस्त्र, सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है ना। सैंधववासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे,
ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। और यहाँ से एक चांदी की डिब्बिया के अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। स्त्रियाँ जो है वो स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी, शॉल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था। ठीक है, आभूषण क्या प्राप्त हुए गाइस? आभूषण देख लो एक बार। वैसे तो कुछ खास इसका क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन भाई ये लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा इन सबसे निर्मित चीज़ों को पहनते थे। इसके अलावा वो कीमती पत्थर और साधारण पत्थरों से बनी चीज़ों, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, हाथी दांत के आभूषण भी बनाकर पहनते थे। ठीक है, मुख्य आभूषणों में हार, बाजूबंद था जो बाइसेप्स उसको पहना जाता है, बॉल पिन था, अंगूठी थी, चूड़ियाँ था आदि चीज़ें थी। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार भी प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है ये लोग ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की बात करते हैं। सजने संवरने के लिए ये लोग क्या यूज़ करते थे? आप लोग देख रहे होंगे, इतना पुराना सिविलाइजेशन है लेकिन डेवलपमेंट सारी है ना। सोसाइटी में आज जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है उसको लेकर के ये लोग ऑलरेडी शायद अवेयर रहे होंगे, तभी ये लोग कह रहे हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, गर्ल्स को कह रहे हैं कि भाई ये स्कर्ट्स पहनने तक अलाउड था या शॉल रखने अलाउड था। इसके अलावा मेकअप का सामान मिल रहा है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे भी अपने चेयर या टेबल पर जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो कि कितना उतना भी पीछे नहीं रहा होगा वो सोसाइटी या वो समाज जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल एकदम जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि सजने संवरने के लिए क्या था? तो भैया काजल के डिबिया मिली है, मैंने आपको बताया था। सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं, लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं चौंदरों से, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो, लिपस्टिक के प्रमाण जो है वो मिले हुए यहाँ से। केश विन्यास लगाती थी, अलग अलग कलर के बाल लगाती थी। ठीक है, समाधान प्रणाली, भाई मृतकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे ये लोग? ठीक है, तो मृतकों को 3 तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता था। पहला था पूर्ण समाधान, यानी मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरा आंशिक समाधान, यानी कि मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। सेकेंड प्रोसीजर होता था आंशिक रूप से। ठीक है, और तीसरा होता था गाइस दाह संस्कार करना। ठीक है, दाह संस्कार मतलब कि मृतक को जलाने की परंपरा थी। ठीक है, ये परंपरा आज भी चल रही है। बाकी कुछ परंपराएं अदर सिविलाइजेशन में भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस हम लोग। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैंधववासियों की लोकप्रिय समाधान प्रणाली पूर्व समाधान थी। सैंधववासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर, पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। ये जलाने का भी प्रोसेस यही होता है गाइस। वैसे आज के डेट में भी ना जो मृतक होता है उसका जो सर जो है वो उत्तर डायरेक्शन में रखा जाता है और पैर जो है वो साउथ में रखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो दफनाने के लिए जो हम दाह संस्कार वाला यूज़ करते हैं, सेम वही चीज़ इसमें भी होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जितने भी मृतक थे भाई, मृतकों के साथ ना मृतकों के साथ उनकी अंत्योष्टि सामग्री जैसे कि मृतभान यानी कि मटके वगैरह, आभूषण वगैरह आदि रखे जाते थे। ये भी आज चीज़ें होती हैं, आज भी रखी जाती हैं। ठीक है, कब्रें जो है वो पैर की अपेक्षा सिर की और अधिक चौड़ी होती थी, यानी जिस तरफ सिर होगा उस तरफ जो है वो ज़्यादा चौड़ा होगा और पैरों की तरफ जो है वो कम चौड़ा होगा। राइट, ये सारी चीज़ें। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का जो कब्रिस्तान है वो जो उनका दुर्ग क्षेत्र है उसके दक्षिण में प्राप्त हुआ है। मान के चलिए ये हड़प्पा है, ठीक है, उसका जो दुर्ग क्षेत्र है उसके दक्षिण में जो है ना उनका कब्रिस्तान यहाँ पे प्राप्त हुआ कहीं पर, मान के चलिए। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम जो है वो जितने भी ये हिस्टोरियंस हैं इन्होंने R37 रखा है। इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम क्या रखा गया है? R37 रखा गया है, क्योंकि यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो सेम चीज़ थी ना ये सुमेरियन सभ्यता में भी ये चीज़ प्रचलित थी। ये आप लोग सुमेरियन जब आप लोग पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री एक्चुअली, उसमें आप लोग पढ़ोगे सुमेरियन सभ्यता के बारे में या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, उसमें ये सब चीज़ें देखोगे आप लोग। लोथल का कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ के युगल समाधान के प्रमाण मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण जो है वो नहीं मिला हो, तो मोहनजोदड़ो से जो है ना कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है,
बाकी जगह से प्रमाण मिला है, एक जगह से 37 कब्र मिली है मनाकोड़ा हड़प्पा से, और यहाँ से लोथल से जो है 20 कब्रें मिली हुई है। अब बात करते हैं गाइस इनके धार्मिक जीवन के बारे में कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, इससे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, रिलीजियसली ये लोग कैसे थे, रिलीजन वाइज या रिलीजियसली किसकी पूजा करते थे नहीं करते थे। तो ये लोग ना अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे अनेक रूपों में। इनके कुछ पुरुष देवता भी थे। कैसे, देखो ध्यान से आप लोग। भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पुरुष देवता थे, उसमें एक प्रमाण तो मिला हुआ है कि एक ऐसे पुरुष देवता जिनके 3 मुख हैं, त्रिमुखी हैं वो, और उनके जो है सिंह युक्त हैं, मतलब कि उनके सिंह भी हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइज वो जो देवता हैं, देवता के दाहिनी ओर एक हाथी है और एक बाघ का चित्र अंकित है, मतलब बाईं ओर एक गेंडा अंकित है, एक महिष, एक चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित है। एक दूसरी चीज़ प्राप्त हुई हमें कि एक महिष का एक चित्र मिला हुआ है जिसके चौकी के नीचे जो है ना, चौकी मतलब जैसे कोई भगवान बैठे हुए उसकी चौकी के नीचे जो है एक हिरण है और एक 2 हिरण के चित्र अंकित हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, मार्शल जिन्होंने ये खोजा था ना, उन्होंने मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव के रूप में माना, मतलब ये भगवान शिव का या आदि शिव के रूप में ये जो है ना उसको माना जा रहा है। पर पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि के नाम से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चिन्ह जो है इस मुद्रा से मिलता है। तो कुछ ये जो मुद्रा प्राप्त हुई है इसमें जो सिंबल्स मिल रहे हैं वो बेसिकली वही सिंबल हैं जो भगवान शिव कहते हैं, इसी से वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि ये जो प्रमाण मिला ये बेसिकली आदि शिव का रूप है, क्योंकि पुराने टाइम ये सारे नाम उन्हीं के ही फेमस थे। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान और पुरुष की आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए अच्छा है, इस पेपर में कुछ खास आने वाला नहीं है। ठीक है, मातृ देवी की बात करते गाइस कि भाई जो देवी देवता मानते थे उसमें तो पुरुष देवता थे, कुछ मातृ देवी भी थी, है ना। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंद्रो आदि में बड़ी संख्या में नारी मृत मूर्तियां जो है मिली हैं। जो उनके स्टैम्प होते थे, मोहर होते थे, उनके ऊपर नारी आकृतियां जो हैं वो मिली हैं, और अन्य दृश्य भी मिले हैं जिसमें नारियों का जिक्र है। इसमें स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की उपासना करते थे, और नारी मूर्तियों के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी है। उनके कालिख के निशान भी हैं, इसमें कालिख के निशान है। मौके की मान्यता है कि उसमें तेल बाती डालकर इनकी पूजा की जाती थी, और सभी विद्वान इस मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सिंधु सभ्यता में ही मिलता है। मतलब ये बात हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया में जितनी भी सभ्यताएँ पाई जाती हैं उसमें सिंधु सभ्यता एक ऐसी है जिसमें सबसे पहले मूर्ति पूजा को जो है वो किया है या उसको फॉलो किया है किसी और सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, हालांकि सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हम लोग, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस। ठीक है, आगे एक और चीज़ लाइन है, मार्शल और हीलर जो ये दोनों खोज करता है, इनका मत है कि सैंधव देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है। मतलब 2 देवता हमने पढ़ते हैं, एक तो पुरुष देवता हमने पढ़ा था और एक हमने मातृ पढ़ा था। उन्होंने कहा कि भाई माताओं का स्थान जो है वो, मातृ देवी का स्थान जो है वो सर्वोपरि है, पुरुषों से ज़्यादा बड़ा है। ये किसकी स्टेटमेंट है, किसका मानना है, ये मार्शल और हीलर का मानना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। पशु पूजा, क्या पशु पूजा करते थे ये लोग? तो ये लोग अपने देवी देवताओं की कल्पना जो है वो पशुओं के रूप में भी करते थे। ठीक है, ये देवी देवताओं की काल्पनिक और वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु भी थे क्या, तो वो भी देख लेते हैं। भाई ये लोग 3 सिर वाले एक पशु का चित्र मिला हुआ है हमें, जो मैंने आपको बताया था। नीचे एक सिर और सींग वाले भैंसे, और बीच में ऊपर का सिर और सींग बकरे का है। क्या कह रहा है ये भाई, ये जो 3 सिर वाले मिले हुए हैं ना, उसमें क्या कह रहा है, एक तो है एक सींग वाला भैंसा है, ठीक है, एक बकरा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये लोग काल्पनिक पशु का भी इस्तेमाल करते थे, सिंधु वाले पशु पूजा भी करते थे, मातृ पूजा भी करते थे, और पुरुष देवता भी थे इनके। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना, ये जो पढ़ रहे हो आप जीव नाम, ये काल्पनिक पशु होते थे। क्या ये लोग पूजा पाठ करते थे गाइस? तो यज्ञ, अग्नि पूजा और पशु बलि, सैंधववासी यज्ञ, अग्नि पशु पूजा बलि
करते थे, यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी। आगे बढ़ लेते हैं। लोथल, कालीबंगा और बनावली में अग्नि देवकाएँ मिली हैं, इसमें यज्ञ और अग्नि पूजा की पुष्टि हुई है। मतलब कहाँ कहाँ पे? लोथल में और कालीबंगा में जो है ना, जो कुंड होते हैं गाइस, हवन के कुंड होते हैं ना, किस शेप में? स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं। तो हवन के कुंड प्राप्त हुए हैं यहाँ से। आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन की बात करते हैं गाइस। भाई सैंधव अर्थव्यवस्था पशु, इनका जो अर्थव्यवस्था थी, जो सारी सारी इकोनॉमी थी, वो पशुपालन, कृषि, ठीक है, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तक कार्यों, ठीक है, इत्यादि के आधार पर चलती थी। पशुपालन में क्या होता था ये भी पढ़ते हैं एक बार। पशुओं के बारे में जानते थे और पशुओं को पालते थे। इनमें प्रमुख रूप से भेड़ है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, प्रमुख, ये सारे प्रमुख हैं। सूअर जो था वो पालतू भी था और जंगली भी था, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। कुत्ता पालतू था, इनमें कई नस्ल मिलती हैं। सैंधववासी ऊँट का भी पालन करते थे। हड़प्पा में गधे के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि घोड़े प्राप्त हुए हैं या नहीं है। सूरकोटडा का अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि सैंधववासी जो है वो घोड़े से परिचित थे, क्योंकि घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अन्य कौन कौन से पशु थे जिनसे वो लोग परिचित थे? तो हाथी, बाघ, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढक है, ये मेढका नहीं है, मेंढा नहीं है, मेढक है, आदि से परिचित थे। सैंधववासी सिंह से भी परिचित नहीं थे, ये शेर को नहीं जानते थे वो लोग, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हमें, ठीक है। तो ये नाम पूछे जाते हैं एनिमल्स के, कौन से एनिमल से इंट्रोड्यूस थे, कौन से नहीं थे। आगे की बात करते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन जो कृषि पे निर्भर था, उसके बारे में देखो भाई। देखो काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये लोग कृषि के उपकरण जैसे कि हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे, ठीक है। बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल जो है वो मिला हुआ है। इसकी इमेजेस आप लोग ऑलरेडी अपने छोटी क्लासेस में 6th, 7th, 8th में देख चुके होंगे हिस्ट्री की बुक्स में, ठीक है। कालीबंगा में प्राक सैंधव स्तर पे, यानी कि बड़े स्तर पे जो है ना, बड़े स्तर पे जो है वो क्या मिला है? बड़े स्तर पे जूते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं और एक ही खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हुए हैं। सैंधववासी प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर और कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। ये सारी की सारी कैसे करते थे? मेनली जो क्रॉप्स थे उनके वो यही वाली थी, ठीक है भाई। ये लोग जौ के साक्ष्य मिलते हैं गाइज, ठीक है ना। पहली फसल जो इंट्रोड्यूस थी इनकी जो जौ थी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। ये लोग ना विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, मतलब दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले व्यक्ति जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन यानी कि सैंधववासियों की उपज रखा है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग इसका, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये। आगे उद्योग की बात करते गाइस, और क्या क्या करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये उद्योगों से परिचित थे, हालांकि उद्योगों को लेकर के कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो मृदभान यानी कि मटके बनाना, हाथी दांत से निर्मित मूर्ति उद्योग और ईंटें बनाना, वस्तुओं का उद्योग, ये सब प्रचलन में था। इसको आप लोग उद्योग को आप लोग कैंसिल कर सकते हो, इसमें कुछ खास मिलता नहीं है। व्यापार की बात करते हैं। सैंधववासियों का आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था, यानी कि देश के अंदर भी बेचते थे और देश के बाहर भी एक्सपोर्ट करते थे, जैसा आज की डेट में हम करते थे। मतलब कि नाव से इनको भेजना, कहाँ कहाँ भेजना, ठीक है, एशिया भेजना, पश्चिम एशिया भेजना, ठीक है। इनके काफ़ी रिलेशन थे, इंटरनेशनल रिलेशन थे, वो व्यापार बहुत बड़े लेवल पे करते थे ये लोग, ठीक है। बस इतना ही लिखना आपको कि इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे तथा ये लोग कई देशों में ये लोग अपने व्यापार के माल जो है वो भेजते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में उन्हें उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, अतः सैंधववासी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं की। कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रधान सोपान है। मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कच्चा माल जो है ना बेसिक नीड होती है गाइज, है ना। मान कर लीजिए आपको रजाई बनानी है, आपका रुई ही नहीं है तो रजाई कहाँ से बनेगी। तो कच्चे माल के अरेंजमेंट के लिए ये लोग काफ़ी दूर दूर भी जाते थे जो सैंधववासी थे, ठीक है। क्योंकि ये सोपान का मतलब होता है गाइज किसी भी चीज़ के अरेंजमेंट में जो सबसे बेसिक नीड होती है, ठीक है। दूसरे में क्या चीज़ें आती हैं? दूसरे में भाई घरेलू वस्तुएं, क्षेत्रीय और विदेशी व्यापार तक पहुंचाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। अगला कह रहा है आपका ये चीज़ें याद रखेंगे, ये चीज़ें कहाँ कहाँ से पाई गई। चांदी जो है अफगानिस्तान ईरान से पाई गई है। सोना कर्नाटक स्थित कालोर से पाया गया। तांबा राजस्थान में
खेतड़ी जगह से पाया गया। ये वैसे भी क्वेश्चन आता है, अभी भी आया था गाइज ये। राजस्थान का जो खेतड़ी इलाका है गाइज, वो तांबे की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये आप लोग ज्योग्राफी में मिनरल्स वाले टॉपिक में भी पढ़ोगे। टीन अफगानिस्तान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से, लाजवर्द जो है वो अफगानिस्तान से, फिरोजा खुरासान से, चट पत्थर ये अलग अलग प्रकार के स्टोन हैं, ठीक है। लारंग, देवरारू, शिलाजीत वगैरह जो है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से। व्यापार में गाइज क्या था, ठीक है, इनके व्यापार गाइज मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस के खाड़ी के देशों के साथ था, ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें। तो गाइज हमारा लेक्चर जो है ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट ये बचा हुआ है हमारा, माप तौल तक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यातायात की बात करते हैं गाइज। पढ़ लेते हैं। सैंधव काल में स्थल और जल दोनों भागों में व्यापार होता था। स्थल मार्ग में यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी होती थी और भारवाहक पशुओं से यातायात किया जाता है, मतलब कि बैलों वगैरह से या फिर जो भैंसा गाड़ी होती है उससे उसको खींचा जाता था, ठीक है। और जल मार्ग के लिए इनके पास नाव होती थी, जलपोत होते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में गाइज एक ऐसा मटका मिला हुआ है, एक ऐसा बर्तन मिला है जिसपे नाव का चित्र मिलता है। लोथल से मिट्टी के बने हुए नाव के 5 मॉडल मिलते हैं। इसी तरह लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य भी मिलता है, मतलब कि वहाँ पे बंदरगाह है, गुजरात में है लोथल, वहाँ पे बंदरगाह है, इस बात का साक्ष्य भी वहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। माप तौल से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। ये बाकी ये पॉइंट लिख देता हूँ कि माप तौल में ये लोग बड़े बाट 16 के गुणक से मिलते हैं, मतलब कि 16 के पाड़े में इनके बड़े बाट मिलते हैं, यानी कि 16 किलो 32 किलो इस प्रकार से, ठीक है। जबकि छोटे वाट जो है वो दून प्रणाली से मिलते आधारित है। सैंधव कला के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ खास तो है नहीं, मूर्ति कला भी काफ़ी कुछ है अभी इसमें, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में भी खत्म करेंगे, अभी एक क्लास में होगा नहीं। लेक्चर 45 मिनट का हो गया, जिसको लिखने में आप लोगों को अगर आप प्रॉपर तरीके से लिख रहे होंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे गाइस, तो मैं एक बार पहले आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास इमेज नहीं थी इंडिया की, इसलिए मैंने आपको दिखा नहीं पाया। मैं आपको डायग्राम पे दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि पेपर में डायग्राम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। बाकी हम लोग हड़प्पा के ख़त्म, अभी एक और लेक्चर आएगा आपका हड़प्पा का, है ना, 4th लेक्चर। उसके बाद फिर आपका जो है 3rd लेक्चर का 2nd पाएगा, उसके बाद आपका वैदिक काल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।